आज का पहला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया, और दूसरा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तीसरा, इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो इसके कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन, केवल एक कथन सही है जिसमें पहला कथन ही सही है, बाकी दो अन्य कथन जो हैं वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो था वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक कदम था। इसके कई विशेषताएं थी कि इस अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियां उसके पास थी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस सरकार के पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने ही मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाने का असीमित अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और नए कानून जो बनाए गए उनको अधिनियम कहा गया। मतलब कि 1833 के बाद जो कानून बने उन्हें अधिनियम कहा गया, और उससे पहले जो कानून बने थे उनको नियामक कहा गया। इसीलिए पहला कथन जो है वो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली सारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक विशुद्ध या उसके शुद्ध रूप से एक केवल प्रशासनिक अंग बनकर रह गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, इसलिए दूसरा कथन गलत है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, जिसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को आगे समाप्त कर दिया गया था। जबकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है कि एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन गलत है। क्योंकि 3 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता जब तक उसका जन्मतिथि के 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से
उस अवधि की समाप्ति के बाद भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत ना हो। किसी भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में किसी नाबालिग बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। भारतीय वाणिज्य दूतावास में आवेदन के साथ नाबालिग बच्चे के माता पिता को लिखित रूप से यह शपथ पत्र देना होता है कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। जबकि केंद्र सरकार किसी आवेदन या किसी व्यक्ति को देशीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो, ना कि भारत में बोली जाने वाली किसी भाषा का ज्ञान हो। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहां के लोग भारत के नागरिक होंगे, यह निर्दिष्ट करने की शर्त किसमें निहित है? केंद्र सरकार, संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केंद्र सरकार। क्योंकि यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्देशित करेगी जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचना की तिथि से ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे कि जब पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया था तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया गया और तभी से पांडिचेरी के निवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। अगला प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में विचार करें कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी और भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, मतलब दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद ने इससे पूर्व 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पारित किया गया अगला महत्वपूर्ण अधिनियम जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस अधिनियम ने निदेशक मंडल के कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए निकाय का गठन किया गया, जिससे इस एक्ट ने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। इसके अलावा इस अधिनियम ने नियंत्रक बोर्ड को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य सरकार के कार्य अथवा राजस्व संबंधी कार्यों का नियंत्रण और निर्देशित करने का अधिकार दिया गया। यह एक्ट दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला यह था कि भारत में कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। और दूसरा यह था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया, इसलिए इसका दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का व्यक्ति
26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र होगा? 26 जनवरी 1950 को। पहला है, एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता से ठीक 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो। तीसरा है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और जो 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। और चौथा है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, वह अस्थायी तौर पर भारत के बाहर रह रहा हो। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो किसको नागरिकता दी जाएगी कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र हो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से निम्नलिखित 4 श्रेणियों के व्यक्ति भारत के नागरिक बन गए थे, जिसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका निवास भारत में था और 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो, जैसे उसका जन्म भारत में हुआ था, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और या फिर संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले तक वह भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 को बन गया है। ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और 2 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। और 2 शर्तें कौन सी थी? पहली शर्त यह थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो और अपने प्रवास की तारीख से सामान्य रूप से, मतलब जब से आया है तब से वो भारत में निवास कर रहा हो। दूसरी शर्त यह थी कि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद प्रवासित होकर भारत में स्थानांतरित हुआ था, लेकिन वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत था। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण केवल तभी संभव था जब पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि से 6 माह पहले तक का भारत का निवासी रहा। तो यह अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो और वह भारतीय नागरिक बन सकता है। इसके लिए पंजीकरण के लिए ये आवेदन की तिथि से पहले 6 माह तक भारत में उसे रहना होगा, इसलिए भी ऑप्शन जो है सही है। अनुच्छेद 8 कहता है कि एक व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन जो आम तौर पर भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसे संविधान लागू होने से पहले या बाद में राजनयिक या काउंसलर के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो। इस व्यवस्था के तहत अन्य देशों में रहने वाले भारत के प्रतिनिधि भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।